हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने बच्चों डिस्कस किया था अपना एडोलसेंस के बारे में, प्यूबर्टी के बारे में। हमने बहुत सारे चेंजेस देखे थे और जब हम बच्चों एडोलसेंस के टाइम पर हमने देखा था कि क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, हमने काफ़ी तरह के चेंजेस देखे थे बच्चों। आज हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और हम आज देखेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और उसके बाद हम देखेंगे बच्चों कि हमारी ह्यूमन लाइफ में कैसे रिप्रोडक्शन का फेज होता है। बच्चों अब हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और धीरे धीरे इस चैप्टर को हम और आगे बढ़ते हुए अच्छी तरह से एंड करेंगे। आज देखते हैं हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बच्चों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अपनी हेडिंग आज है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बच्चों आपको पता होगा कि टेस्टीज हैं वो मेल चाइल्ड में या फिर मेल्स में डेवलप होती हैं और उसी तरह फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलप होते हैं। यानी धीरे धीरे जैसे ही उनकी एज बढ़ती है उनके अंदर जो ब्रेस्ट का साइज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और साथ में काफ़ी तरह के उनके बॉडी में चेंजेस होते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं बच्चों जिनके थ्रू हमें पता चले और हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ, हम पहचान सके मेल को और फीमेल को, इन्हीं कैरेक्टर्स को, इन्हीं विशेषताओं को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जो हमने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है, इसके थ्रू हम समझते हैं कि ऐसे फीचर्स दैट हेल्प डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल, ऐसे फीचर्स या फिर ऐसे कैरेक्टर्स जिनसे हम डिस्टिंग्विश कर सके किसी एक मेल को और फीमेल। मान लीजिए बच्चों आपके सामने दो व्यक्ति खड़े हैं और आपको पहचानना है कि कौन सा पर्सन मेल है, कौन सा पर्सन फीमेल है। तो आप कैसे पहचान पाएंगे? आप पहचानेंगे बच्चों उनके चेहरे को देखकर, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखकर, उनके बात करने के तरीके को देखकर। आप सारी फीचर्स को, आप सारे कैरेक्टर्स को एनालाइज करेंगे और उसके बाद आप बता पाएंगे कि कौन सा पर्सन मेल है या फिर कौन सा फीमेल है। जो फीचर्स बच्चों जिनके थ्रू हम डिस्टिंग्विश करते हैं, जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि कौन पर्सन मेल है कौन फीमेल है, ऐसे कैरेक्टर्स को, ऐसे फीचर्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यहाँ पर हम कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं जैसा कि टेस्टीज एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आपको पता है बच्चों टेस्टीज और ओवरीज हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है। ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमें रिप्रोडक्शन के टाइम पर हेल्प करते हैं, हमें रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल बनाते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी। गर्ल्स में बच्चों प्यूबर्टी के टाइम पर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। बॉयज़ में बच्चों प्यूबर्टी के टाइम पर आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होंगे, जैसा कि बॉयज़ में बच्चों फेशियल हेयर आ जाना, मुस्टैच आ जाना या फिर आप मूंछ जिन्हें बोलते हैं। साथ में बच्चों बियर्ड, ये जो बियर्ड है इसका आ जाना प्यूबर्टी के टाइम पर धीरे धीरे थोड़े थोड़े यहाँ पर हेयर्स आने लगेंगे। फिर हेयर्स आने लगेंगे आपकी बॉडी में, काफ़ी सारे पार्ट्स में आपको हेयर देखने को मिल जाएंगे। बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, मुस्टैचेस एंड बियर्ड। बॉयज़ में बच्चों मुस्टैच या फिर बियर्ड डेवलप होने लगेंगे। हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पर देखे। इसके बाद कुछ और फीचर्स हम देखते हैं। हमने सबसे पहला देखा बच्चों की टेस्टीज और ओवरीज हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। बच्चों टेस्टीज एंड ओवरीज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इन गर्ल्स में बच्चों ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एंड इन बॉयज़ देयर आर लॉट ऑफ हेयर्स ग्रोइंग इन योर बॉडी। बॉयज़ में बच्चों काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स में हेयर जो है धीरे धीरे आने लगेंगे। वहाँ पर फेशियल हेयर हो सकता है या फिर मस्टैच हो सकती है या फिर बियर्ड हो सकता है या फिर आपके अंडर आर्म्स में, इन सारी जगह पर हेयर्स जो है अनवांटेड हेयर्स धीरे धीरे आने लगेंगे। ऐसे फीचर्स बच्चों जिनसे हम डिस्टिंग्विश कर सके यानी आइडेंटिफाई कर सके मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये हमने बेसिक सी डेफिनेशन देख ली। इसके बाद हमने लास्ट पॉइंट भी लिखा है, बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट अंडर आर्म्स। बच्चों बॉयज़ के अंदर जो चेस्ट वाला रीजन होता है, साथ में जो अंडर आर्म्स होती हैं उनके अंदर भी, वहाँ पर भी बच्चों हेयर्स जो है डेवलप होने लगते हैं। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट एंड अंडर आर्म्स। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट एंड अंडर आर्म्स। बच्चों अभी तक हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। बच्चों अब समझते हैं कि हमारी बॉडी में किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है और कब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट में कन्वर्ट होता है।
सो बच्चों आपको पता है कि फीमेल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आपको पता है बच्चों फीमेल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम समझेंगे कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है, किस प्रकार से प्रेगनेंसी होती है, और हम सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझेंगे। आपको पता है बच्चों कि हमारी बॉडी में फीमेल्स में जो रिप्रोडक्शन का फेज़ है वो स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी से। मतलब प्यूबर्टी के टाइम से उनके अंदर एक कैपेबिलिटी हो जाती है किसी भी न्यू बॉर्न्स को जन्म देने की। धीरे धीरे जब प्यूबर्टी का एज बढ़ता है और वो धीरे धीरे जैसे ही प्यूबर्टी में और ज़्यादा वो आती हैं इस पीरियड में। बच्चों फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है, जो प्यूबर्टी की फेज़ है, वो कब से स्टार्ट होती है? वो 11-12 ईयर से स्टार्ट हो जाती है और वो कब तक लास्ट करती है? वो 45 to 50 ईयर्स तक वो लास्ट करती है। मतलब किसी भी फीमेल को अगर प्रेग्नेंट होना है, उसके अंदर प्रेगनेंसी होनी है, तो वो 45 से 50 ईयर्स तक वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। लेकिन अगर उसके बाद अगर वो होना चाहें प्रेग्नेंट, तो वो नेचुरली नहीं कंसीव कर सकती किसी भी बच्चे को। बच्चों उनके अंदर प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, नेचुरल प्रेगनेंसी उनके अंदर नहीं हो सकती। अब हम समझते हैं कि इन फीमेल्स में बच्चों द रिप्रोडक्टिव फेज़ बिगिंस एट प्यूबर्टी। जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है, जिस फेज़ में फीमेल्स, कोई भी फीमेल जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हैं, वो कब से चालू हो जाती है? बिगिंस एट प्यूबर्टी। वो प्यूबर्टी से चालू हो जाती है एंड लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। और कब तक ये एज लास्ट करती है? अप्रॉक्सीमेटली 45 से लेकर 50 ईयर्स तक वो फेज़ जो है वो लास्ट करती है। मतलब अगर उसके बाद अगर कोई भी फीमेल चाहे कि वो प्रेग्नेंट हो, उनके अंदर प्रेगनेंसी हो जाए, वो ये पॉसिबल नहीं होता। काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। इस दौरान बच्चों जो ओवरीज होती हैं फीमेल्स की, वो ओवा रिलीज करती हैं। और वो ओवा कैसे होते हैं? मैच्योर होते हैं। वो ओवा मैच्योर फॉर्म में होते हैं और वो ओवरीज के थ्रू रिलीज होते हैं। रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज। आपको पता है बच्चों 1 पेयर ऑफ ओवरीज है। मतलब हमारे पास 2 ओवरीज हैं, फीमेल्स में 2 ओवरीज हैं। उनमें से कोई एक ओवरीज जो है वो ओवा रिलीज करने लगेंगी वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। हर 28 से लेकर 30 डेज यानी 28 से 30 दिनों के अंतराल में उन दोनों में से कोई एक ओवरीज जो है वो ओवा रिलीज करने लगेंगी। और हम इस प्रोसेस को बोलेंगे, जब ओवा रिलीज करेंगी इस चीज़ को हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। स्पर्म आएगा और ओवा को फर्टिलाइज करेगा, फिर जाइगोट में कन्वर्ट होगा, और अगर जाइगोट में कन्वर्ट होगा तो वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान बच्चों द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक। आपको पता है अगर कोई भी स्पर्म आया और एग को फर्टिलाइज किया, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा जाइगोट डेवलप हो जाएगा। और जब जाइगोट डेवलप हो जाएगा बच्चों तो वो कहाँ पर जाएगा इम्प्लांट होने के लिए? कहाँ पर जाएगा एम्बेड होने के लिए? वो जाएगा यूट्रस में। और अगर बच्चों यूट्रस अगर इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, वहाँ पर उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ नहीं रहेंगी, वो धीरे धीरे वीक हो सकता है, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए जो यूट्रस होता है बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा थिक होने लगता है। वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और वो एरिया यूट्रस का काफ़ी ज़्यादा थिक होने लगता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान बच्चों जब ओव्यूलेशन हुआ और उसके बाद फर्टिलाइजेशन जब हो गया, द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक। जो यूट्रस की वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होने लगती है। आपको मैंने बताया था यूट्रस क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है, इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। द यूट्रस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग, क्योंकि यहाँ पर आएगा बच्चों एग, एक मैच्योर फर्टिलाइज्ड एग आएगा और इसको हमें फैसिलिटी देनी पड़ेगी, सारी तरह की फैसिलिटीज़ हमें इसे देनी पड़ेगी। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिंस टू डेवलप, अगर इसका फर्टिलाइजेशन होगा, ये मैच्योर एग है, यदि ये फर्टिलाइज्ड हो गया, मतलब इसमें स्पर्म ने आकर इसके साथ जाइगोट बनाया और जाइगोट अगर बन गया तो यहाँ पर इसको सारी तरह की फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इस तरह से बच्चों प्रेगनेंसी हो जाएगी, प्रेगनेंसी ऑकर्स। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मान लीजिए बच्चों हमने अभी तो देखा कि अगर स्पर्म आया और फर्टिलाइजेशन हो गया तब ये प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी देन इट विल अकर्स, बट if sperm does not fertilize the egg, then what will happen? We have discussed that if sperm fertilized the egg, then pregnancy will occur. But in case if sperm does not fertilize the egg, then what will happen? So let's discuss about this case.
सो बच्चों हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि अगर कोई भी स्पर्म ओवा के साथ इंटरेक्ट करता है तो प्रेगनेंसी होगी, जाइगोट बनेगा और उसके बाद प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चों स्पर्म और ओवा इंटरेक्ट ही नहीं किए, अगर आपस में मिले ही नहीं, वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, जाइगोट नहीं बनेगा, सो इस केस में बच्चों क्या होगा। सो इसके बारे में हम देखते हैं और साथ में हमें पता चलेगा कि जो यूट्रस बच्चों धीरे धीरे डेवलप होती है, यूट्रस होती है बच्चों, वो अपने आप को थिक करने लगती है, वहाँ पर मोटी लेयर डेवलप होने लगती है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, स्पर्म नहीं आया, तो बच्चों इस वॉल का क्या होगा, इस यूट्रस की जो डेंस वॉल है, थिक वॉल है, इसका क्या होगा, इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। सो बच्चों अगर आपने देखा कि फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट डेवलप होगा, जाइगोट से इम्प्लांटेशन हो करके एक न्यू बेबी डेवलप करेगा। लेकिन अगर बच्चों फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मान लीजिए स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज ही नहीं किया, एक तरह से उसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं किया, सो इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में क्या प्रेगनेंसी होगी या फिर क्या कोई बच्चा डेवलप करेगा, इसमें यूट्रस की वॉल का क्या होगा, क्या वो बनी रहेगी उसी तरह, इस सब के बारे में हम देखते हैं। सो इन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं कि इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। रिलीज्ड एग एंड थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस सेड ऑफ, अगर बच्चों फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यूट्रस की जो वॉल है, जो काफ़ी समय से डेवलप हो रही थी, थिक हो रही थी, किस लिए थिक हो रही थी बच्चों, ताकि जो एग है बच्चों, जो फर्टिलाइज्ड एग है, जब जाइगोट बन करके वो आएगा और इम्प्लांट होने के लिए आएगा तो उसको काफ़ी सारी हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ब्लड सप्लाईज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेंगी। न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने के लिए हमें ब्लड सप्लाई की ज़रूरत रहेगी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, रिलीज्ड एग एंड थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस सेड ऑफ, जो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा जब भी, तो यूट्रस की जो वॉल है वो सेड ऑफ हो जाएगी, यानी वहाँ से धीरे धीरे वो कम हो जाएगी। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वो धीरे धीरे टूट जाएगी, टूट करके वो ब्लड के फॉर्म में वो फ्लो होने लगेगी। सेड ऑफ, इस वर्ड को आपको बहुत अच्छे से समझना है और ध्यान में रखना है। ब्लीडिंग ऑफ वुमेन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, अगर यूट्रस की वॉल जो है वो थिक है और धीरे धीरे वो सेड होने लगेगी तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ब्लड फ्लो होने लगेगा, ब्लीडिंग होने लगेगी। ब्लीडिंग ऑफ वुमेन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, और जब ब्लीडिंग होने लगेगी बच्चों तो इस चीज़ को हम बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक्टिवेट है और साथ में बच्चों मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, इसमें ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग ऑफ वुमेन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। अब आपको पता चलेगा कि जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा, तो आपको पता चलेगा कि ये कब स्टार्ट होता है फीमेल्स में और कब तक ये चलता है, ये फ्लो, या फिर ये कह लीजिए कि ये साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये कब तक चलती है, किस एज में चलती है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन एट प्यूबर्टी, जो पहली बार मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है बच्चों वो प्यूबर्टी के टाइम पर होता है, यानी वही 11-12 से लेकर के वो कब तक होता है बच्चों, 45 से 50 ईयर्स तक होता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर पहली बार मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, और ये कब तक चलता है बच्चों, एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, और 45 से लेकर 50 ईयर्स तक ये चलता है और इसके बाद बच्चों ये स्टॉप हो जाता है, मतलब ये रुक जाता है। सो बच्चों आपने अच्छी तरह से यहाँ पर समझा कि पहली बार मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पर, और लास्ट बार ये कब तक चलता है, ये 45 से लेकर के 50 ईयर्स तक ये चलता है। आपको ये दोनों जो डेट्स हैं आपको बहुत अच्छे से याद करनी चाहिए। सो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बच्चों कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के टाइम पर, और इसके लिए हम एक टर्म का यूज करते हैं, उसे हम लिखेंगे मीनार्क, MENARCHE। अगर कहीं पर आपको मीनार्क वर्ड या फिर मीनार्क वर्ड आपको कहीं पर दिख रहा है तो आप इससे समझेंगे कि पहली बार मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होता है तो उसे हम बोलते हैं मीनार्क। इस वर्ड को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों कि मीनार्क का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो का होना, स्टार्ट होना। अगर स्टार्ट हो गया है तो हम उसे बोलेंगे मीनार्क। और बच्चों अब 45 से 50 ईयर्स तक एज तक ये चलता है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये चलती है। उसके बाद ये बच्चों 45 से 50 के एज के बाद ये
रुक जाती है। किसी किसी फीमेल में 45 के बाद ही रुक जाएगी, किसी किसी फीमेल में 50 ईयर्स के बाद ये साइकिल स्टॉप हो जाएगी। तो इसके लिए भी बच्चों एक टर्म है और उस टर्म को बच्चों हम बोलते हैं मीनोपॉज। मीनो MENO मीनोपॉज PAUSE। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, इसमें पॉज वर्ड जुड़ा है। पॉज का मतलब होता है कि किसी चीज़ का रुकना या फिर किसी चीज़ को हम बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो मतलब मीनोपॉज यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो का पॉज होना। इसलिए आपको इस वर्ड को भी अच्छे से ध्यान में रखना है। मीनार्क और मीनोपॉज आपको अच्छी तरह से आई होप समझ में आ गया होगा। सो बच्चों, मीनार्क का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो का स्टार्ट होना, बिगिन होना, और स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मीनोपॉज। और इस साइकिल का स्टॉप होना इसे बोलते हैं मीनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बच्चों, ये हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होती है। अगर आपको इस हार्मोन के बारे में पता है, इन सब हार्मोन्स के बारे में आपको थोड़ी भी जानकारी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए बच्चों। हमारे साथ आप इंटरेक्ट करिए, आप अपने कमेंट्स को, अपने डाउट्स को आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं बच्चों आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। छोटे से छोटे किसी भी प्रकार का कमेंट हो, मैं यहाँ पर आपको लगभग 99% बच्चों को मैं यहाँ पर रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। ऑलमोस्ट सारे बच्चों को रिप्लाई देता हूँ। सो बच्चों, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप अपने क्वेश्चंस को ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जो हार्मोन्स है बच्चों हमारी बॉडी में, जो इस दौरान जो डेवलप होते हैं काफ़ी ज़्यादा, इस साइकिल को ये स्टॉप करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, इसको कंट्रोल करते हैं काफ़ी सारे हार्मोन्स। सो आपके सारे डाउट्स, आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूं बच्चों। सो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस को ज़रूर लिखिए और आप ज़रूर बताइए कि बच्चों आप इंडिया में किस पार्ट में आप देख रहे हैं, इंडिया के किस शहर से आप देख रहे हैं, किस गाँव से, किस जगह से आप हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। तो हमने यहाँ पर बच्चों मेंस्ट्रुअल फ्लो के बारे में समझा, मीनार्क और मीनोपॉज के बारे में समझा। फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन इनकेस नहीं होगा तो, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होगा बच्चों, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की। इस चैप्टर में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी रफ्तार एकदम कंट्रोल्ड वे में है, हम बहुत तेज़ नहीं भाग रहे हैं बच्चों, हम बहुत ही ईजिली। और आपको अभी लग रहा होगा बच्चों सितंबर का इस मंथ स्टार्ट हो गया है और अभी हम ऑलमोस्ट अपना 7th चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। सो हमारी स्पीड बहुत ही अच्छी है, हमारी जो रिदम है बहुत अच्छी है। और आप ज़रूर कमेंट कीजिए बच्चों कि आपको कैसा लग रहा है हमारा टीचिंग स्टाइल, और आपको किस तरह की और इम्प्रूवमेंट चाहिए और किस तरह की फैसिलिटीज़ आपको और चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि कैसे एक बच्चे का हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कैसे हम पता लगा सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कोई मेल चाइल्ड ने जन्म लिया है या फिर फीमेल चाइल्ड का बर्थ हुआ है। इस सब के बारे में हम देखेंगे। साथ में हम और भी आगे के टॉपिक्स के बारे में देखेंगे, हार्मोन्स के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों, ये कंटेंट आपको नॉलेजफुल लगा होगा। सो मिलते हैं बच्चों, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।